एडवांस डेटा एनालिसिस एक्चुअली एक्सेल में एडवांस एक्सेल की टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिसकी बुनियाद पर हम अपने डेटा को एनालाइज करते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एडवांस यूजर के बारे में कहता है कि एडवांस एक्सेल यूजर वो है जो अपना 70% टाइम सेव करता है रिपोर्टिंग के अंदर, 70% टाइम सेव करता है। मैंने अपने एंटायर करियर में ये देखा है कि नॉर्मली लोगों को एक्सेल अच्छे तरीके से यूज करना आता है लेकिन रिपोर्टिंग में वो अपना टाइम सेव नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इंशाल्लाह आज के सेशन में हम टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करेंगे कि किस तरीके से हम अपनी टाइम सेविंग पर काम कर सकते हैं। इसके अंदर जो हम सबसे पहला टूल यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे सब टोटल। सब टोटल बहुत ही पावरफुल टूल है डेटा एनालाइज करने के लिए, और ये टूल आपको डेटा रिबन के अंदर गिवन है। डेटा रिबन के अंदर ये यूज हो रहा होता है आपके पास। हाँ मैं शुरू। सब टोटल बेसिकली एडवांस टाइप का फिल्टर होता है जिसके अंदर हम रिपोर्टिंग के लिए यूज करते हैं, लेकिन सब टोटल को यूज करने से पहले जरूरी है कि हम अपने डेटा को प्रॉपर फॉर्मेट में सॉर्ट करें। विदाउट सॉर्टिंग आप अगर यूज करेंगे तो आपके डेटा के अंदर डुप्लीकेशन आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। यहाँ मैंने ऑलरेडी कस्टमर को ऑलरेडी सॉर्ट किया हुआ है, और ये सॉर्ट हम वैल्यूज पे भी कर सकते हैं, किसी सेल कलर पे भी कर सकते हैं, किसी फॉन्ट कलर पे भी कर सकते हैं, किसी सेल आइकन पे भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हम वैल्यूज के ऊपर सॉर्ट करना चाह रहे हैं कि मैं चाह रहा हूँ कि मेरा डेटा कस्टमर वाइज सॉर्ट हो। मैंने इस पर कॉपी लेवल किया और देन मैं ये चाहता हूँ रीजन वाइज हो, देन मैं चाहता हूँ प्रोडक्ट वाइज हो। और ये सॉर्टिंग हम चेंज करना चाहें तो हम चेंज भी कर सकते हैं। अब ओके किया तो ये देखें इसका इम्पैक्ट आ गया कि मेरे पास रीजन वाइज डेटा सॉर्ट आ रहा है, प्रोडक्ट वाइज डेटा सॉर्ट आ रहा है और कस्टमर वाइज सॉर्ट आ रहा है। अब मैं एक रिपोर्ट बनाना चाहता हूँ सब टोटल की बुनियाद पर, और वो रिपोर्ट में चाहता हूँ कि कस्टमर लेवल पे मुझे चेंज देखना है, और मैं एनालिटिकल वैल्यूज क्वांटिटी, रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और प्रॉफिट को यूज करना चाहता हूँ। जैसे ही मैंने ओके प्रेस करूंगा तो मेरे पास 3 लेवल की रिपोर्ट्स बन जाएंगी। पहली लेवल की रिपोर्ट को कहते हैं हम समरी रिपोर्ट, सेकंड लेवल रिपोर्ट कहलाती है मास्टर डेटा रिपोर्ट, और थर्ड रिपोर्ट कहलाती है डिटेल रिपोर्ट। ये 3 किस्म की रिपोर्ट्स होती हैं, और इसमें ऑटोमेटिकली हमारे पास सब टोटल का फंक्शन यूज कर लिया वैल्यूज के ऊपर। ये मास्टर वाइज टोटल आ रहा है हमारे पास, और ये हमारे पास डिटेल में टोटल आ रहा है। अब हम मास्टर डेटा की बुनियाद पर अगर हम चाहते हैं, हमारा मैनेजमेंट ये चाहती है कि जहां हमारे पास फॉर्मेटिंग होकर डेटा आ रहा है तो ये अलग से किसी किस्म की कंडीशनल फॉर्मेटिंग या इस पर कोई हम फॉर्मेट अप्लाई करें, तो इसके लिए हम क्या करना चाहिए। तो इसके लिए जो टिप है कि हम अपने मास्टर डेटा में जाएं, डेटा को अपने सिलेक्ट करें। इसके 2-3 तरीके हैं। शॉर्टकट की से अगर हम करना चाहें तो ऑल्टर सेमीकोलन के जरिए से हम अपने डेटा को विजिबल कर सकते हैं, और विजिबल करने के बाद जो भी हम इस पे फॉर्मेट अप्लाई करना चाहते हैं हम वो इस पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसका इम्पैक्ट अब हम अगर जाके देखेंगे तो डिटेल में जहां जहां टोटल हो रहा है वहां ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गया। तो ये बहुत आसान तरीके से हम अपने डेटा को अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकते हैं और प्रेजेंट कर सकते हैं अपनी मैनेजमेंट के सामने। लेट सपोज हम ये चाहते हैं कि मजीद पैरामीटर्स को यूज करें अपनी रिपोर्ट के अंदर। लेट सपोज अगर हम चाहते हैं
कि अपने डेटा को हम कस्टमर वाइज बना चुके हैं, अपने रीजन वाइज बनाए। तो रीजन वाइज बनाने के बाद हमें यहाँ से रिप्लेस करंट सब टोटल का चेक को हटाना है। अगर ये हम हटाएंगे नहीं तो क्या होगा, वो इसी रिपोर्ट के ऊपर ओवरराइट कर देगा। ओके कर देंगे तो ये एक 4th लेवल की रिपोर्ट क्रिएट कर देगा। अगेन अगर मैं चाहता हूँ कि प्रोडक्ट वाइज भी रिपोर्ट हो तो प्रोडक्ट वाइज भी रिपोर्ट आ जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमें 2007 के वर्जन के बाद से नेस्टिंग लेवल पर 64 लेवल तक हम अपनी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अब आप ये देखें कि फर्स्ट लेवल पर हमारे पास समरी रिपोर्ट है, सेकंड लेवल ऑफ रिपोर्ट मास्टर डेटा है, थर्ड रिपोर्ट हमारे पास रीजन वाइज है, फोर्थ हमारे पास प्रोडक्ट वाइज है और फिफ्थ डिटेल है। और मैक्सिमम हम इसमें 64 लेवल तक जा सकते हैं। तो यहाँ देखा आपने कि कितनी जल्दी हमने नेस्टिंग लेवल की रिपोर्ट भी बना ली और यहाँ डुप्लीकेशन भी नहीं है। अगर हमने डेटा को प्रॉपर नॉर्मलाइजेशन नहीं की होती तो हमारे पास डुप्लीकेशन आने के चांसेस काफी ज्यादा होते। अब अगर हम समटाइम ऐसा होता है कि लेट्स सपोज मैनेजमेंट ये चाहती है कि प्रोडक्ट शो ना हो, तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट होता है ग्रुप का। अगर मैं कॉलम वाइज इसको ग्रुप कर दूं तो यहाँ अगर मैं इसको देखें 1 प्रेस करूंगा तो ये हाइड हो जाएगा, 2 प्रेस करूंगा तो ये अनहाइड हो जाएगा। और अगेन इन्हें खत्म करने के लिए अनग्रुप का ऑप्शन होता है। अनग्रुप कर दें आप कॉलम को तो ये खत्म हो जाएगा। इस तरीके से आप सब टोटल को यूज कर सकते हैं और बहुत ही पावरफुल टूल है रिपोर्टिंग करने का। नेक्स्ट टूल जो हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे कंसोलिडेशन डेटा। कंसोलिडेशन डिफरेंट तरीके से यूज की जा सकती है, लेकिन मैं आपको MIS रिपोर्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा कि MIS पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जैसे हमने सब टोटल यूज किया तो वहां हमारे पास क्या थी कि समरी भी थी और डिटेल भी थी और मास्टर लेवल भी थी। यहाँ हम ऐसी रिपोर्ट बनाना चाहते हैं कि हमारे पास डिटेल ट्रांजेक्शन मौजूद है। हम चाहते हैं कि वेरी क्विकली हम मास्टर रिपोर्ट बना सकें। तो उसके लिए हम मेरा पैरामीटर मैं लेना चाहता हूँ कि कस्टमर वाइज मुझे पता चले कि हमने कितनी क्वांटिटी, कितनी रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और प्रॉफिट को सोल्ड आउट किया। इसके लिए हम इस टूल को यूज करना चाह रहे हैं। अब लेट्स सपोज मुझे कंसोलिडेशन परफॉर्म करनी है तो इसके लिए मैं कहाँ जाऊंगा, डेटा रिबन में जाऊंगा। डेटा रिबन में जाने के बाद कंसोलिडेट का ऑप्शन होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इसके लिए सजेस्ट करता है कि अगर आपके पास कोई प्रीवियस रेफरेंस हो रहा है तो इसे आप डिलीट कर दें। मैं रेफरेंस पे जाऊंगा, कस्टमर पे जाऊंगा, शिफ्ट एंड डाउन एरो करूंगा और राइट एरो से अपनी रेंज को एक्सटेंड कर लूंगा, ऐड करा दूंगा, टॉप रो लेफ्ट कॉलम ओके कर दूंगा। अब मैं टॉप लाके ऑटोमेटिकली देखें मेरे पास यहाँ पर समरी रिपोर्ट आ गई। जस्ट पुट द हेडिंग कस्टमर। और ये रिपोर्ट हमारे पास आ गई। दिस इज डिटेल और दिस इज समरी रिपोर्ट। अब इसी की बुनियाद पे अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास एक डैशबोर्ड या चार्ट की शक्ल में अगर हम कुछ क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके दो तरीके हैं। एक, अगर हम विजिनर शीट चाहते हैं तो हम ऑल्टर F1 प्रेस कर दें। ऑल्टर F1 से विजिनर शीट यानी जिस जगह हमने काम किया वहीं पे चार्ट क्रिएट आ जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि सेपरेट शीट पे क्रिएट हो तो हम F11 प्रेस कर दें और सेपरेटली अपने चार्ट को क्रिएट कर दें। सेपरेटली बाय डिफॉल्ट जो एक्सेल का चार्ट था इसमें हमने क्रिएट कर दिया।
तो कंसोलिडेशन काफी हेल्पफुल टूल है फॉर डेटा एनालिसिस। अब हम डिस्कस ये करेंगे कि अगर हमें कोई गेट एक्शनेबल डेटा उठाना है और उसकी बिहार पर अगर हम रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, तो एक तो हमारे पास क्लासिक स्टाइल की रिपोर्टिंग होती है, जैसे हमें गेट एक्शनेबल डेटा प्रोवाइड किया गया, और एट द लास्ट मैं आपको इंट्रो लूंगा पावर पिवट का। तो उसके जरिए से हम ऑटोमेटिक तरीके से हम किस तरीके से रिपोर्ट्स को एक्सेल के अंदर ला सकते हैं अपने डेटा को, और उसको किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। अब यहाँ फॉर एग्जांपल मैं एक टेक्स्ट फाइल को उठाना चाहता हूँ। इस डेटा को मैंने इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करते वक्त दो किस्म के स्टाइल होते हैं, डेलिमिटेड और फिक्स्ड विड्थ। डेलिमिटेड पर आने के बाद मैंने यहाँ पर अपने डेटा की सेटिंग करनी है, और ये डेटा प्रीव्यू आ रहा है मेरे पास। उस प्रीव्यू को हम देखते हुए हम यहाँ पर अपनी डिफरेंट किस्म की सेटिंग करते हैं। बाय डिफॉल्ट मेरे पास ये जो इस वक्त सेटिंग हुई है इस लिहाज से बेस्ट है, तो मैं यहाँ और कोई टेक्निक यूज नहीं कर रहा। नेक्स्ट स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि हमेशा डेटा को जनरल फॉर्मेट में उठाएं। जनरल फॉर्मेट में उठाने का आपका डेटा लेने का जो सबसे बड़ा बेनिफिट होगा आपके पास, कि आपके पास समटाइम क्या होता है कि आपके पास कोई एनालिटिकल फील्ड होती है और समटाइम टेक्स्ट फील्ड होती है। अगर आप टेक्स्ट में उठा लेंगे डेटा को, तो नुकसान क्या होगा कि एनालिटिकल वैल्यूज यानी नंबर्स वगैरह वो कन्वर्ट हो जाएंगे टेक्स्ट के अंदर, और जब आप डेटा पे कहीं टोटल वगैरह हो रहा होगा तो वो ग्रीन कलर से हाईलाइट हो रहा होगा, जो कि एक लॉजिकल मिस्टेक है, जिसकी वजह से आपकी टोटलिंग प्रॉपर नहीं होगी। तो दैट्स वाई रिकमेंडेशन है कि आप डेटा को हमेशा जनरल फॉर्मेट में उठाएं। मैंने यहाँ इसको फिनिश कर दिया और ये मेरे पास एक डेटा आ गया। सेम अगर मैं इसी डेटा को एनालाइज करके सॉर्ट करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर भी सॉर्ट कर सकता हूँ कि पहले मेरा डेटा कस्टमर वाइज सॉर्ट हो, कॉपी लेवल, रीजन वाइज हो, अगेन कॉपी लेवल, और प्रोडक्ट वाइज हो। सॉर्टिंग परफॉर्म होगी। अब मैं इसको अपनी डेटाबेस का टेबल बनाना चाहता हूँ ताकि मैं इसके ऊपर क्विकली रिपोर्ट बना सकूँ। तो एक तो तरीका यह है कि मैं होम रिबन पर आ जाऊँ और फॉर्मेट एज ए टेबल कर दूँ। दूसरा तरीका यह है कि कीबोर्ड से मैं कंट्रोल P प्रेस कर दूं, तो ये मेरी एक एक्शनल रेंज क्रिएट कर देगा और मेरे पास एक टेबल क्रिएट हो गया। एक्सेल 2010 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने एक स्लाइसर का टूल यूज किया था डेटा एनालिसिस के लिए, जो पिवट के अंदर यूज होता था। एक्सेल 2013 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने टेबल के ऊपर भी स्लाइसर प्रोवाइड कर दिया है, जो कि डैशबोर्ड रिपोर्टिंग के लिए यूज होता है। अब मैं यहाँ अगर सेटिंग कर दूं और टोटल रो की फील्ड को एनेबल कर दूं, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर सब टोटल अप्लाई कर दिया है। और यहाँ आपके पास सब टोटल के अंदर जब भी आप किसी अदर फॉर्म डेटा से लेके एक्सेल में लाएंगे या अपनी डेटाबेस का कोई टेबल क्रिएट करेंगे, तो आपके पास 109 आएगा, अदरवाइज आपके पास 9 आएगा। यानी दो किस्म के आपके पास सम मौजूद है, और एक्सेल इसमें खुद रियलाइज करता है कि यहाँ आपने डेटा एक्सटर्नल सोर्स से उठाया है या इंटरनली एक्सेल के अंदर ही आपके पास डेटा है। और यहाँ आप अगर ये चाहते हैं 2013 का टूल इंसर्ट स्लाइसर यूज करना चाहते हैं फॉर डैशबोर्ड पर्पसेस, जैसे मैं चाहता हूँ रीजन, प्रोडक्ट और कस्टमर वाइज मेरे पास डेटा
अब ये बहुत हेल्पफुल टूल है फॉर रिपोर्टिंग पर्पसेस और काफी टाइम सेविंग है, और 1 क्लिक पर हमारी रिपोर्ट्स अपडेट हो रही होती हैं। लेट सपोज मैं यहाँ ये देखना चाहता हूँ कि मेरे पास सेंट्रल वाइज, ये देखें सेंट्रल रीजन का डेटा सिलेक्ट हो गया और नीचे सेंट्रल रीजन का टोटल आ रहा है। लेट सपोज मैं सेंट्रल रीजन के अंदर कहता हूँ ABC प्रोडक्ट, तो ये देखें सेंट्रल रीजन के अंदर एक आपकी फिल्टरिंग ऑटोमेटिकली हो रही है और 1 क्लिक पर आपकी रिपोर्ट अपडेट हो रही है। अगेन आप कहते हैं कि इसके अंदर ये कस्टमर, तो ये देखें इस कस्टमर के रिकॉर्ड्स आ गए, आपकी क्वेरी काफी ज्यादा फास्टर हो गई और आपकी एनालिसिस 1 क्लिक पर परफॉर्म हो गई। अगर आप डेटा को नॉर्मल फॉर्म में लेना चाहते हैं तो फिल्टर्स को क्लियर कर दें, तो आप बआसानी अपनी मैनेजमेंट के लिए इस टूल की मदद से रिपोर्टिंग कर सकते हैं। जैसे आप चाहें 1 क्लिक पर अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं। आपने डेटा का कोई नाम रखना चाहते हैं, यहाँ डेटा का आपने नाम रख दिया, और इसी की बुनियाद पर अगर आप अपने डेटा को पिवट के अंदर समराइज करना चाहते हैं तो आप इसी की बुनियाद पे पिवट टेबल पे भी बना सकते हैं। लाइक सपोज हम देखना चाहता हूँ कि कस्टमर वाइज रेवेन्यू क्या है, तो ये देखिए कि मेरे पास उस हिसाब से टोटल प्रोवाइड कर दिया। एक्सेलेंट। डेटा मेरे पास ओरिजिनली किस फॉर्म में था, एक टेबल के फॉर्मेट में था, और टेबल की से लेके मैंने इसको फर्दर एनालाइज करने के लिए मुझे पिवट को यूज करना है, तो मैंने पिवट टेबल को भी यूज कर लिया। पिवट टेबल आपका समराइज और डेटा कंपाइलेशन के लिए बेहतरीन टूल है, और एक अच्छे डेटा एनालिस्ट को ये चीजें आनी चाहिए और कंप्लीटली आनी चाहिए। अब हम एक्चुअल डिस्कस करेंगे कि पिवट टेबल किस तरीके से यूज होता है। पिवट टेबल का एक एरा था क्लासिक एरा, जो एक्सेल 97 से लेकर 2003 था, और एक मॉडर्न एरा है जो 2007 से लेकर 2013 तक है। अर्लियर वर्जन में पिवट टेबल डेटा मेनू के अंदर हुआ करता था, और मॉडर्नाइज एरा के अंदर पिवट टेबल इंसर्ट के अंदर अवेलेबल है। इंसर्ट में आप जाएंगे तो आपके पास टॉप पर पिवट टेबल मौजूद है। पिवट टेबल जैसे ही आपने किया तो उसने ऑटोमेटिकली आपकी एक रेंज को सिलेक्ट कर दिया। पिवट टेबल के बुनियादी रूल्स में से ये है कि आपके पास यहाँ कोई ब्लैंक्स नहीं होनी चाहिए और डेटा के ऊपर कोई फॉर्मेटेड डेटा नहीं होना चाहिए। सिंपल फॉर्मेट के अंदर आपके पास डेटा होना चाहिए और उसकी ब्याज पर आप एनालिसिस करते हैं। ये आपके पास पिवट टेबल आ गया। अब आप के पास जो इसमें मेन ये एरिया जो कहलाता है, ये कैनवस कहलाता है, कि जहां आपकी रिपोर्ट्स बिल्ड हो रही होती हैं, और बाकी यहाँ पर क्या है कि ये पिवट टेबल फील्ड्स हैं। ये फील्ड्स वही हैं जो हमारे पास एक्चुअल डेटा में मौजूद थी। इसके अलावा रोज, फिल्टर्स, कॉलम्स और वैल्यूज, किसी भी फील्ड की बाय डिफॉल्ट, टेक्स्ट फील्ड की बाय डिफॉल्ट अपीयरेंस है रो लेवल, और किसी भी एनालिटिकल वैल्यू की बाय डिफॉल्ट अपीयरेंस है वैल्यूज पे। अब बाकी कॉलम और रिपोर्ट फिल्टर पर आपको अपने डेटा को ड्रैग करना पड़ेगा। अक्सर हमें रिपोर्ट बनानी पड़ती है कि मंथ एंड पर टॉप 5 कस्टमर्स क्या हैं रेवेन्यू वाइज।
अगर मैं ये देखना चाहता हूँ तो कस्टमर के ऊपर आऊंगा, कस्टमर पे आने के बाद वैल्यू फिल्टर, और वैल्यू फिल्टर पे आने के बाद टॉप 10, और टॉप 10 पे आने के बाद मैं यहाँ पर टॉप 5 को सिलेक्ट करूंगा और आइटम वाइज ऑफ रेवेन्यू, दिस इज माय टॉप 5 कस्टमर। इसी तरह कस्टमर वाइज वैल्यू फिल्टर, टॉप 10, टॉप और बॉटम के ऊपर भी मैं मेरे बॉटम 5 कस्टमर कौन से, दिस इज माय बॉटम 5 कस्टमर। इसी तरह समटाइम क्या होता है कि आप ये देखना चाहते हैं कि आपके पास ऐसे कौन से कस्टमर हैं कि जिन जो आपकी रेवेन्यू जनरेशन का 80% रेवेन्यू उनके जरिए से जनरेट हो रहा है। तो यहाँ आपने 80 और परसेंट डिफाइन कर दिया, ये वो कस्टमर्स हैं जो कि आपकी रेवेन्यू जनरेशन का 80% इनसे जनरेट हो रहा है। पिवट टेबल इतना फ्लेक्सिबल है कि आप जिस तरीके से चाहें इसको यूज कर सकते हैं और अपने डेटा को रिपोर्टिंग के पर्पसेस के लिए आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं अगर यहाँ चाहता हूँ कि मेरे पास प्रोडक्ट कॉलम लेवल पर आ जाए, तो यहाँ आपने देखा कि आपके पास डिफरेंट ब्लैंक्स आ गए। तो ब्लैंक को हैंडलिंग करने के लिए तो तरीके का है कि आप ऑप्शन में जाएं, ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ आपके पास है फॉर एम्प्टी सेल शो। यहाँ आप कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यहाँ आप 0 दें। तो जहां जहां आपके पास ब्लैंक से वहां देखें 0 प्रेजेंट हो गया, स्क्रीन के इस जगह पर कोई ट्रांजेक्शन आपके पास परफॉर्म नहीं हुई है। इसी की बिहार पर आप ये चाहते हैं कि आपके पास रीजन वाइज भी आ जाए। अब आप डिजाइन फेस में जाएं और यहाँ आपके पास रिपोर्ट लेआउट मौजूद है। आपने डेटा को टैबुलर फॉर्मेट में कर दें तो ये देखें कस्टमर वाइज, रीजन वाइज और प्रोडक्ट वाइज आपके पास डेटा अवेलेबल हो गया। अब आपको एक मैनेजमेंट ने टास्क दिया कि आप रीजन वाइज रिपोर्ट देखना चाहते हैं और आप इस क्राइटेरिया को ले गए अपने रिपोर्ट फिल्टर के अंदर। एक तो तरीका क्लासिकल तरीका है कि आपने सेंट्रल पे क्लिक किया, सेंट्रल का आपके पास आ गया। आपने नॉर्थ को किया तो नॉर्थ का आ गया, साउथ का किया तो साउथ का आ गया। लेकिन हम ये चाहते हैं कि अगर मेरे पास 3 रीजन्स हैं और ये ऑटोमेटिकली सेपरेट शीट पर चले जाए, यानी मेरे पास 3 सेपरेट शीट हो जाए, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हम जाएं एनालाइज में, ऑप्शन के अंदर एक चीज होती है शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस। जब तक आप रिपोर्ट फिल्टर के अंदर कोई चीज को डिफाइन नहीं करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट डिसेबल होता है। जैसे ही आप कोई आइटम इस एरिया में ड्रैग करते हैं तो ये आपके पास इनेबल हो जाता है। और यहाँ पर आप देखें रीजन फील्ड आ रही है और जैसे ही आप ओके करेंगे यहाँ देखें इसमें ऑटोमेटिकली 3 शीट क्रिएट हो गई, नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल। ऑटोमेटिकली आपके पास सेकंड्स के अंदर डेटा ट्रांसफर हो गया। अब लेट सपोज हम ये चाहते हैं कि डेट वाइज ये हमारे पास डेटा और डेट वाइज रेवेन्यू आ रही है। हम डेट्स को ग्रुप में करना चाहते हैं और ग्रुप के अंदर हमने यहाँ पे ग्रुप फील्ड ली और हम चाहते हैं कि हमारा डेटा डे, मंथ, क्वार्टर्स, ईयर्स इनके ऊपर परफॉर्म हो। और यहाँ हमने डेटा को टेबुलर फॉर्मेट में रख दिया। अगर आप यहाँ देखें तो हमारे पास कुछ फील्ड्स क्रिएट हुई हैं जो कि हमारे पास एक्चुअल डेटा में अवेलेबल नहीं थी।
जैसे कि मंथ, क्वार्टर्स, ईयर्स। ये ऐसी फील्ड जो कि एक्चुअल डेटा में ना हो और रन टाइम पे क्रिएट की जाए, उन चीजों को कहते हैं, हम क्या कहते हैं, वर्चुअल फील्ड कहते हैं। ऐसी फील्ड जो कि डेटा एनालिसिस करते हुए क्रिएट की जाए वो वर्चुअल फील्ड कहलाती है। अब मैं ये चाहता हूं कि यहाँ मेरे पास ये जो डेटा आ रहा है क्वार्टर वाइज, मंथ वाइज, मैं ये चाहता हूं कि अगर ये 2 साल का डेटा है और ये सेपरेट शीट में चला जाए। अगर हम पिवट को यूज ना करें तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स टास्क होता है और इसके अंदर काफी टाइम लगता है, लेकिन पिवट की बुनियाद पे हम इसे बहुत ही कम टाइम के अंदर बना सकते हैं। अगर मैं डेट्स को ड्रैग करके रिपोर्ट फिल्टर में रख दूं और एनालाइज में जाके मैं यहाँ पर शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस और डेट वाइज अपनी रिपोर्ट कर दूं, तो ये देखें डेट वाइज लेवल पर ऑटोमेटिकली मेरी शीट्स बनना चाहिए। ये देखो कितने शॉर्ट टाइम में हमारे पास टोटल नंबर शीट्स 369 क्रिएट कर दी इसने। ये देखो 1 जनवरी के अंदर कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, 2 जनवरी के अंदर ये रेवेन्यू जनरेट हुई है, क्वार्टर 1 के अंदर और 2008 के क्वार्टर के अंदर उनका टोटल। इसी तरह डेट वाइज आपके पास हर मंथ की ये देखें सेपरेटली शीट बन गई। अब देखें मैं यहाँ पर एक रिपोर्ट बनाना चाहता हूँ कि डेट वाइज और डेट वाइज रेवेन्यू, और यहाँ मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जो रेवेन्यू जनरेट हो रही है वो रेवेन्यू वीक वाइज मुझे चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एनालाइज में आऊँगा, ग्रुप फील्ड के अंदर आऊँगा, यहाँ एक मेरे पास बेस का टैब है और ये मेरे पास स्पिन बटन है, और यहाँ अगर मैं कहता हूँ कि मेरे 6 डेज ऑफ वर्किंग है तो मैं से 6 डेज दे दूंगा यहाँ पर, और ये उसकी बुनियाद पर मुझे मेरी रिपोर्टिंग करके दिखा देगा। और मैं जैसे ही ओके करूंगा ये देखें इसने इसकी बुनियाद पर मेरी रेवेन्यू बता दी, और मैं इसकी बुनियाद पर अगर ये चाहता हूँ कि मेरे पास क्या कस्टमर वाइज आया है और किस रीजन में आया है, तो मैं ये भी कर सकता हूँ। और अगेन मैं डिजाइन फील्ड में आने के बाद रिपोर्ट लेआउट और इसे टैबुलर फॉर्मेट में कर दूँ। वीकली बैकअप आ गया मेरी सेल्स का, और वेरी शॉर्ट टाइम पे आप देखें आपने बआसानी रिपोर्ट को बिल्ड कर दिया। इसी तरह हमारे पास 13 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने एक फीचर प्रोवाइड किया है, उस फीचर का नाम है इंसर्ट
टाइमलाइन, और ये टाइमलाइन एक्सेल 2013 का न्यू बिल्ट इन फीचर है और ये सिर्फ डेट के ऊपर परफॉर्म होता है। जो चीज हम अभी वहाँ ग्रुप पे सेट कर रहे थे, अब ये चीज हमारे पास यहाँ आ गई। अगर मैं यहाँ मंथ वाइज डेटा देखना चाहता हूँ कि जनवरी 2007 के अंदर क्या होता है, ये देखेंगे डेटा एनालिसिस, तो ऑब्वियसली इसने जनवरी 2007 का डेटा दिखा दिया। मैं इसे मंथ वाइज भी देख सकता हूँ, मैं इसे डे वाइज भी देख सकता हूँ। ये देखो यहाँ इसने एक वीक के अंदर स्पेसिफिकली उस हिसाब से टोटल दिखा दिया। मैं यहीं पे ईयर वाइज टोटल भी देख सकता हूँ। मैं ये कहता हूँ 2008 के अंदर क्या पोजीशन हुई है, तो देखेंगे 2008 की मंथ वाइज वीकली डिटेल इसने मुझे दिखा। इंसर्ट टाइमलाइन एक्सेल 2013 का न्यू फीचर्स है और ये आप क्वार्टर वाइज देख सकते हैं। तो देखो आपने 2008 की रेंज दी थी, यहाँ अगर आप क्वार्टर वन का देखना चाहते हैं तो ये फर्स्ट क्वार्टर का 2008 का डेटा सिलेक्ट हो गया। क्लियर कर देंगे, आपके पास नॉर्मल डेटा आ जाएगा। इसी तरह इंसर्ट पिवट टेबल, समटाइम ऐसा होता है कि हमें रिपोर्ट्स एनुअल रिपोर्ट बना रहे हैं और वहां हम चाहते हैं कि हमारे कस्टमर वाइज ग्रुप तक आए और हमें 3 ग्रुप में डिफाइन करना चाहते हैं। मैंने यहाँ तक पहला ग्रुप ले लिया ए से लेके आई तक के ग्रुप पर, तो मैं यहाँ जाऊंगा ग्रुप सिलेक्शन। ऑटोमेटिकली आप यहाँ देखें ग्रुप 1 मेरे पास क्रिएट हो गया और देन मैं यहाँ तक चला गया एस तक और यहाँ मैंने ग्रुप सिलेक्शन 2 कर दिया और देन इसके बाद मैंने रिमेनिंग के ऊपर ग्रुप 3 मेरे पास ग्रुप क्रिएट होगा और यहाँ एक मेरे पास वर्चुअल फील्ड आ गई कस्टमर 2 के नाम से। अब मैं अगर यहाँ से कस्टमर को हटा दूं तो देखेंगे ग्रुप 1 के कस्टमर का टोटल, ग्रुप 2 के कस्टमर का टोटल और ग्रुप 3 का कस्टमर का टोटल। अब मैं अगर यहाँ कस्टमर को अप्लाई कर दूं और डिजाइन के अंदर चला जाऊं, रिपोर्ट लेआउट टैबलर फॉर्मेट में, और ये ग्रुप 1 के कस्टमर और उनकी सम ऑफ रेवेन्यू, ग्रुप 2 के कस्टमर उनकी रेवेन्यू और ग्रुप 3 के कस्टमर और उनकी रेवेन्यू। बस हमने इसकी बुनियाद पर इन डेटा को एनालाइज कर लिया। अब जो हम चीज डिस्कस करने वाले हैं वो है कैलकुलेटेड फील्ड और कैलकुलेटेड आइटम। कैलकुलेटेड फील्ड क्या होती है कि जैसे यहाँ मेरे पास कस्टमर है, सम ऑफ रेवेन्यू और सम ऑफ प्रॉफिट है। मैं यहाँ प्रॉफिट परसेंटेज निकालना चाहता हूँ, उसके लिए मैं क्या करूंगा, एनालिसिस के अंदर जाऊंगा और यहाँ पर कैलकुलेशन के अंदर फील्ड आइटम्स और यहाँ मेरे पास कैलकुलेटेड फील्ड मौजूद होती है। कैलकुलेटेड फील्ड के अंदर मैं अपनी फील्ड का नाम डिफाइन कर दूंगा। जैसे मैं यहाँ इसका नाम रखना चाहता हूँ प्रॉफिट पीसीपी और इक्वल के बाद 0 हटा दिया। प्रॉफिट पे मैंने डबल क्लिक किया और स्लैश के रेवेन्यू और ऐड करा दिया। यहाँ मेरे पास एक फील्ड ऐड हो गई प्रॉफिट परसेंटेज के नाम से और यहाँ जाने के बाद मैंने परसेंटेज लगा दी और पॉइंट के बाद 2 डिजिट। तो यहाँ मेरे पास डेटा पर क्या आ गया, प्रॉफिट परसेंटेज आ गई और इसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ा, मेरी फील्ड लिस्ट पर। ऐसे ही हम डिफरेंट किस्म की कैलकुलेशंस करनी हो तो हम अपनी
वर्चुअल फील्ड डिफाइन कर सकते हैं अपने डेटा एनालिसिस के लिए। ये कॉन्सेप्ट कहलाता है कैलकुलेटेड फील्ड का। कैलकुलेटेड आइटम हम कहाँ यूज करते हैं? कैलकुलेटेड आइटम हम यूज करते हैं जब हम फॉर इंस्टेंस अगर हम मर्जर की बात करें, बहुत सारी जगह हमें रिपोर्टिंग करते वक्त मर्ज करना पड़ता है। जैसे दो रीजन को हम मर्ज करके सेल्स को देखना चाहते हैं कि हमारे पास क्या रेवेन्यू जनरेट हुई है। लेट सपोज मैं यहाँ रीजन ले लूँ और लेट सपोज मैं ये चाहता हूँ कि सेंट्रल और नॉर्थ की सेल कंबाइन होकर मेरे पास यहाँ पर आए और इसका इम्पैक्ट मेरी फील्ड लिस्ट पे ना पड़े। तो मैंने यहाँ पर गया फील्ड आइटम और यहाँ कैलकुलेट आइटम की फील्ड डिफाइन की और मैंने यहाँ लिखा सी फॉर सेंटर एंड फॉर नॉर्थ और यहाँ 0 हटाने के बाद मैंने सेंटर पे क्लिक किया, प्लस किया, नॉर्थ को ऐड कराया आइटम लेवल पर और ओके कर दिया। आइटम लेवल पर इन दोनों की सेल कंबाइन हो गया और मैं फिल्टरिंग में गया, सिलेक्ट ऑल हटाया, साउथ और सेंट्रल सीएम को सिलेक्ट कर दिया। ये देखें सेम लेवल का मेरे पास टोटल अवेलेबल हो गया। इस किस्म की फील्ड को हम क्या कहते हैं? कैलकुलेटेड आइटम। कैलकुलेटेड आइटम हम इस पर्पज के लिए यूज करते हैं। इसी तरह पिवट के अंदर हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ने हमें 7 से आपको कुछ ऐसे फीचर्स प्रोवाइड किए हैं कि जो कि स्टैटिकल टूल्स हैं और स्टैटिकली उस चीज के लिए यूज होते हैं। इसमें से जो एक चीज हम यूज करते हैं वो आपके पास फील्ड सेटिंग है। फील्ड सेटिंग के अंदर आप अगर इस पे कोई एनालिसिस करना चाहते हैं तो मैं यहाँ फील्ड सेटिंग में जाऊंगा। शो वैल्यू एज बाय डिफॉल्ट यहाँ कोई कैलकुलेशन नहीं है। यहाँ मैं डिफरेंट तरीके से देख सकता हूँ। जैसे मैं परसेंट ऑफ पेरेंट कॉलम टोटल देखना चाहता हूँ कस्टमर वाइज, तो ये देखें मेरे पास यहाँ इसने स्टैटिकल एनालिसिस परफॉर्म करके दिखा दिया। अगेन मैं फील्ड सेटिंग पे जाऊंगा, शो वैल्यू एज, और यहाँ मुझे अगर कुछ और यूज करना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ। जैसे मैं देखना चाहता हूँ रनिंग टोटल इन परसेंट बाय कस्टमर, रनिंग टोटल मेरे पास आ गया। अगेन शो वैल्यू एज, मैं क्या देखना चाहता हूँ रैंक स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कस्टमर वाइज, तो इसमें रैंकिंग परफॉर्म करती कस्टमर्स की। तो ये टूल काफी पावरफुल टूल है। अब मैं आपसे आखिरी टॉपिक डिस्कस करूंगा पावर पिवट के मुतालिक। पावर पिवट एक एड-इन है और ये इंट्रोड्यूस किया गया था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 के अंदर। कैसे आपको सेपरेटली एक्सेल का ऑफिस का पार्ट नहीं था, आपको अलग से डाउनलोड करना पड़ता था www.powerpivot.com के ऊपर। यहाँ इसके 2 वर्जन अवेलेबल थे, एक 32 बिट का ऑफिस है या 64 बिट, इन दोनों के वर्जन अवेलेबल थे। एक्सेल 2013 के अंदर ये बिल्ट-इन पार्ट है आपका पावर पिवट। पावर पिवट मल्टीपल डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। आज के वेबिनार में मैं इसका इंट्रोडक्शन कराऊंगा और नेक्स्ट जो इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट वेबिनार होगा उसका टॉपिक पावर पिवट और बिजनेस इंटेलिजेंस के बारे में होगा। उसके जरिए से हम किस तरीके से पावरफुल रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर एक आपको एग्जाम्पल डेमो कराऊंगा कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक डेटा है, उस डेटा के अंदर आप समझे कि 18 लाख रिकॉर्ड्स हैं और वो डेटा मुझे एक्सेल के अंदर लेके आना है। तो अगर हम क्लासिक स्टाइल में लेके आएंगे, अगर वो एक टेक्स्ट फाइल है और उसका साइज अगर 57 MB है तो आपका एक्सेल पे इंस्टेंट से क्रैश होने के काफी ज्यादा चांसेस हैं।
लेकिन अगर हम पावर पिवट को यूज करते हैं तो इसकी मदद से वेरी शॉर्ट टाइम के अंदर हम अपने डेटा को कॉल कर सकते हैं। और पावर पिवट एक क्लाइंट इंजन है। एक आपके पास डेटाबेस होती है जो कि किसी सर्वर मशीन पे इंस्टॉल होती है, जैसे ओरेकल सर्वर होता है या एसक्यूएल सर्वर होता है, अदर सर्वर्स होता है। ये सब क्लाइंट इंजन है और डेटा एनालिसिस सर्विसेज के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट फाइल को कॉल करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ गया फ्रॉम अदर सोर्सेज और यहाँ मेरे पास आप अगर देखें तो बहुत किस्म की इंस्टेंस हैं। ये इंशाल्लाह मैं आपको अगले नेक्स्ट टॉपिक में जो वेबिनार है उसमें कराऊंगा। फिलहाल मैं यहीं आपको एक टेक्स्ट फाइल के एग्जांपल दूंगा, जैसे मैंने पहले आपको क्लासिक स्टाइल कराया था और ये एक ऑटोमेटेड आपको ईआरपी स्टाइल की रिपोर्ट बनाना सिखा रहा हूँ। और बाय द वे एक्सेल भी एक डेटाबेस है और इसकी टाइप है फ्लैट डेटाबेस, फ्लैट फाइल कहलाती है। मैंने यहाँ जाके ब्राउज किया और ब्राउज करने के बाद में यहाँ एक डेमो फाइल को मैंने कॉल किया। तो यहाँ देखें ऑटोमेटिकली कॉलम सबट्रैक्टर पे कॉमा आ रहा है। अर्लियर वर्जन के अंदर एक्सेल 2003 तक एक फाइल फॉर्मेट होता था CSV, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, और अब जो डेटा इंपोर्ट होता है वो इंपोर्ट होता है एक्सेल फॉर्मेट। ऐसे सिस्टम जो पुराने हैं तो वहां सबसे ज्यादा परेशानी क्या होती है कि आप डेटा तो ले आते हैं लेकिन रिपोर्ट जब एक्सपोर्ट करते हैं तो काफी ज्यादा आपको टाइम लगता है इसके ऊपर। और मैं अब देखिए यहाँ फिनिश करूंगा तो आप ये देखिए क्लाइंट इंजन के ऊपर डेटा मेरा कितनी जल्दी इंपोर्ट होता है, जबकि यहाँ 18 लाख रिकॉर्ड है। ये देखें डेटा रिट्रीवल हो रहा है और आप डेटा रिट्रीवल की स्पीड देखें, तकरीबन ये ज्यादा से ज्यादा आपका 1 से 2 मिनट लेगा और लेके 2 मिनट के अंदर आपके पास डेटा जो है ट्रांसफर हो जाएगा। ये देखें डेटा हमारे पास ट्रांसफर हो गया। और अब मैं इसकी बुनियाद पे अपना पिवट टेबल बनाना चाहता हूँ। तो ये देखिए ये देखें कितनी क्विकली हमारे पास कोई डेटा एनालाइज होके आ गया, जिसके अंदर आपके पास क्या क्या मौजूद है, डिविजन मौजूद है, यूनिट्स मौजूद हैं और स्टोर आईडी मौजूद है। अब अगेन आप यहाँ पर जाते हैं एनालाइज के अंदर, अगर आप जाते हैं और आप यहाँ पर अगर इंसर्ट स्लाइसर यूज करते हैं, स्लाइसर जैसे कि मैंने आपको डिस्कस किया था ये एक्चुअली 2010 का फीचर था। यहाँ मैं अगर डिवीजन वाइज, स्टोर आईडी वाइज और यूनिट्स को लेना चाहता हूँ
एनालिसिस सर्विसेज के अंदर क्यूरी के ऊपर एक चीज होती है MDX, मल्टी डायमेंशनल। आपके पास यहाँ आप ये देखना चाहते हैं बेल्ट्स, क्या आपके पास प्रोडक्ट है, स्टोर आईडी इसके अंदर, और यूनिट 4 के अंदर क्या इसकी प्रोडक्शन है ये देखेंगे। इजिली आपने मल्टी डायमेंशनल क्यूरी को परफॉर्म कर दिया विदाउट यूजिंग एनी। और यहाँ देखें कि अगर कोई आइटम किसी चीज के अंदर नहीं बना, जैसे लेट सपोज इस आईडी स्टोर आईडी के अंदर ज्वेलरी का आइटम क्रिएट नहीं हुआ, तो देखेंगे डिसेबल हो गया। और यूनिट 4 की देखें, अगर मैं यहाँ से हटा देता हूँ तो ये देखें ज्वेलरी बनी है इस स्टोर आईडी में, लेकिन यूनिट 4 के अंदर क्रिएट नहीं हुई थी। बआसानी आपकी मैनेजमेंट इसके हिसाब से रिपोर्टिंग कर सकती है इजिली। आप ये देखना चाहते हैं यूनिट 8 के अंदर क्या क्या चीजें प्रोड्यूस हुई हैं, तो ये देखें आपके पास यूनिट 8 के अंदर ये डिवीजन में काम हुआ है और ये स्टोर आईडी में। अब अगर आप स्पेसिफिक किसी स्टोर आईडी को देखना चाहते हैं तो देखें उसकी सेल्स आ गई, रेवेन्यू आ गई आपके पास कि उस स्टोर आईडी के अंदर क्या क्या यूनिट जनरेट हुए। तो ये था आज का हमारा सेशन। आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा और आप अपनी राय का इजहार एक्सेल एडवाइस के ग्रुप पर जरूर दीजिएगा कि आपने, और इंशाल्लाह जो भी आपकी क्यूरीज हो तो आप पोस्ट कर दीजिएगा, तो इंशाल्लाह उसके ऊपर आपको मजीद डिटेल्स बता दी जाएंगी। शुक्रिया मिस्टर अहमद यासिर साहब आपका टाइम देने का, कि आपने एक्सेल एडवाइस के मेंबर्स के लिए एक सेशन लिया और अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया कि किस तरह से वो अपने डेटा के ऊपर डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, कौन सा टूल किस पर्पस के लिए बेस्ट है। नो डाउट पावर पिवट जो है वो एक्सेल का एक नया फीचर है जिस पर अभी बहुत काम करना बाकी है। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम पावर पिवट के ऊपर भी एक वेबिनार लेंगे और पावर पिवट के फीचर्स और उसके जो पावर है वो हम अपने एक्सेल एडवाइस के मेंबर्स को बताएंगे। सर ड्यूरिंग द सेशन हमारे पास 2 क्यूरीज आई हैं। एक मिसबा सुल्तान की क्यूरी है जिसमें वो पूछ रही हैं कि डिटेल्स उनको ग्रुप टैब के हवाले से चाहिए। इफ अगर आपके पास टाइम हो इस वक्त क्वेरी सॉल्व करने का, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप बहुत शॉर्ट ऑफ टाइम है, तो प्लीज ग्रुप्स के हवाले से कुछ डिटेल्स बता दीजिए उनको। ग्रुप के हवाले से क्या बात बताइए। ग्रुप टैब का जो आपने करवाया था शुरू में आउटलाइन एंड ग्रुपिंग में, उनकी डिटेल्स पूछना चाह रही है वो। अच्छा, तो इसके लिए इनको कहें कि ये अपनी क्वेरी आपके ग्रुप पे पोस्ट कर दें, तो इंशाल्लाह इसकी जो डिटेल होगी मैं इंशाल्लाह वहां पे पोस्ट कर दूंगा। चले ओके एक्सेल एडवाइस के मेंबर्स, बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने इस सेशन को अटेंड किया और अहमद यासिर खान साहब के जो एक्सपीरियंस है उनको लिया। आपकी क्यूरीज जो भी हैं वो इंशाल्लाह एक्सेल एडवाइस के ग्रुप के ऊपर पोस्ट कर दी जाएंगी ताकि अहमद यासिर खान साहब उनको एंटरटेन कर सकें। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नए वेबिनार के साथ मुलाकात होगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।